जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, वैसा ही इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। भारत के एक फैसले से पाकिस्तान बहुत खुश हो गया है। वैसे उसे क्या पता, उसके लिए भी बड़ी मुसीबत तैयार बैठी है। जानेंगे भारत ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को जापान को धमकाना और जंग का ऐलान करना बड़ा ही भारी पड़ रहा है। जिन चीनी हथियारों पर जिनपिंग को बड़ा नाज है, उसका बड़ा बुरा हाल है। जानेंगे दक्षिण चीन सागर में ऐसा क्या हो रहा है और जापान संग युद्ध में भारत की एंट्री कैसे होगी। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान डंके की चोट पर अपना कब्जा बढ़ाने का ऐलान कर रहा है। शुक्रवार को रूस में तालिबान ने देश के 85% इलाके को अपने कंट्रोल में होने का दावा भी कर दिया है। ऐसे में अब इस हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि अफगान सेना और सुरक्षा बलों के साथ जंग कंधार में और भी तेज होगी और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द कंधार का संपर्क बाकी इलाकों से टूट सकता है, क्योंकि धीरे धीरे अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर व्यापार के लिहाज से जो बेहद खास इलाका है, इस्लाम खाला कस्बा, उसे तालिबान ने कब्जे में ले लिया है। इस्लाम काला के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान में लगा तोरगुंडी कस्बा भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। दोनों ही कस्बे हेरात प्रांत में आते हैं। इसके साथ ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और पाकिस्तान से लगी इसकी सीमाओं पर तालिबान कब्जा कर चुका है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हफ्ता भर भी अफगानिस्तान की सेना टिकने नहीं वाली है। जिसके बाद ऐसे हालात को देखते हुए भारत ने कंधार में अपने कॉन्सुलेट को फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की खास फ्लाइट को भेजकर कम से कम 50 राजनयिकों और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली वापस बुला लिया गया है। कहा जा रहा है ये कदम एहतियातन उठाया गया है। दरअसल ऐसी आशंका है कि तालिबान कंधार को भी निशाने पर ले सकता है, जो कभी उसका हेड क्वार्टर हुआ करता था। कहा जा रहा है कि शहर में जंग बढ़ने पर भारतीय कर्मियों को खतरे की आशंका के कारण उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले ही वापस बुला लिया गया है। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास और बाल्ख प्रांत में मजार शरीफ पर कॉन्सुलेट खुले हुए हैं और कहा जा रहा है कि जैसे ही हालात सुधरेंगे वैसे ही इन अधिकारियों को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों को काबुल के दूतावास पर भी भेजा जा रहा है। पर अब इस फैसले से बड़ा खुश हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना को बड़ी बिलबिलाहट मची है। पाक सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिकेशन रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अफगानिस्तान में तो भारत के पैसे डूब गए। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम तो अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने जो भी पैसे लगाए थे वो डूब गए। वैसे आपको बता दें, इमरान खान अफगानिस्तान मामले में भारत को सबसे बड़ा लूजर बता चुके हैं, लेकिन जाते जाते अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी एक बड़ा खेल करके जा रहे हैं। दरअसल अशरफ गनी ने डूरंड लाइन की बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि तालिबान अगर सच्चा अफगानी होगा तो डूरंड लाइन को नहीं मानेगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बिलबिलाहट है, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से तालिबान को सत्ता में आना है। इस वजह से वो चीन को भी भरोसा दे रहा है। यहाँ तक कह रहा है कि उइगर मुसलमानों को भी अपने यहाँ शरण नहीं देगा। रूस को भी कह रहा है कि हम आपकी सीमा पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चीन को भी ये कह रहा है कि आप हमारे दोस्त हैं और भारत के लिए भी मिले जुले शब्द कह रहा है। पर जैसे ही एक बार पावर में आएगा जिस कट्टरपंथी सोच का तालिबान और तालिबान के नेता हैं, डूरंड लाइन को नहीं मानने पर सीधा आफत पाकिस्तान पर ही आएगा। तालिबान को खड़ा किया था अमेरिका की राजनीति ने और तालिबान भस्मासुर बनकर अमेरिका पर ही कहर बरपाया और अब पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि डूरंड लाइन को पाकिस्तान मानता है पर अफगानिस्तान नहीं मानता है। अफगानिस्तान का कहना है कि बहुत सारी जमीन पाकिस्तान ने हमारी हड़प ली है और हमें वापस लेना है, और तालिबान एक बार पावर में आने के बाद इस लाइन को नहीं मानेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में जापान के उप प्रधानमंत्री ने जब ये कहा
कहा था कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो जापान अपनी सैन्य सहायता भेजेगा। तब बिना सिर पैर के उन्होंने नहीं बोला था ये बात। आखिर जापान ने इतनी बड़ी बात कह दी तो इसके पीछे कुछ खास वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि संख्या के बल में चीन जापान से ज्यादा है। हथियारों की संख्या की बात करें तो उस मामले में भी ज्यादा है, सेना के मामले में भी ज्यादा है। फिर क्या जापान ये नहीं समझता है कि अगर उसने सेना भेजी तो चीन उसके लिए मुसीबत बन सकता है? पर आपको बता दे, जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे जिनपिंग के पैरों तले जमीन खींच रहे हैं। जापान ने जब सैन्य सहायता की बात की थी तब चीन ने तो ये कहा था कि हम अगर जापानी सेना आती है तो जापानी सेना को हरा देंगे, लेकिन गोवर टाइम्स तो 2 कदम आगे निकलकर ये कह चुका था कि वह जापान को नक्शे से ही मिटा देगा। अब जो सच्चाई निकल कर आई है कि क्या 2021 में जापान कमजोर है चीन से, तो बिल्कुल चौंक गया है चीन भी। अब जापान के प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का कहना कि वो ताइवान की मदद करेंगे, जबकि दुनिया में सभी को पता है कि ताइवान की मदद के नाम पर चीन बौखला जाता है। ताइवान के साथ संबंध रखने पर जिनपिंग कड़ा हो जाता है और जोरदार बयान जारी करने लगता है, तो फिर ताइवान की मदद पे चीन बौखलाएगा जरूर। पर जापान ने जब ये बात कही तो उसने ये जरूर सोचा होगा और अपनी क्षमता को जरूर जानता होगा कि युद्ध के लिए उसकी तैयारियां कितनी है, तभी उसने ताइवान जैसे देश की मदद करने की बात कह दी, जिसका सीधा मतलब है कि चीन को टक्कर देने की क्षमता जापान के अंदर आ चुकी है। यही वजह है कि जापान ने अब सीधे टकराने की बात कही है। अब एक प्यू रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसने रिपोर्ट जारी कर दी है। उसने ये कहा है कि अगर जापान और चीन में युद्ध होता है तो आखिर कौन जीतेगा, ये फैसला बहुत चौंकाने वाला है। प्यू रिपोर्ट का कहना है कि चीन ये सोच रहा है कि उसका बजट काफी हाई है, चीन की सेना काफी बड़ी है या फिर उसके हथियार काफी ज्यादा बड़ी संख्या में है, पर ये सब कुछ भी जापान के सामने काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जापान की टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक दोनों ही युद्ध की तैयारियां चीन के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। आपको बता दें, टैक्टिकल युद्ध वो होते हैं जो तुरंत बढ़त दिलाते हैं, जैसे कि लड़ाकू विमानों वाले हमले, और स्ट्रेटजिक वो होते हैं जो लंबे समय तक कारगर रहते हैं, जैसे कि बॉम्बर्स के हमले। अब रिपोर्ट का कहना है जापान की यह दोनों ही तैयारियां चीन के मामले में काफी अच्छी हैं, यानी कि टैक्टिकल रणनीति के तहत कुछ घंटों में ही जापान चीन पे बढ़त बना लेगा और उसके बाद जो उसकी स्ट्रेटजिक तैयारियां हैं वो उसे लंबे समय तक आगे बढ़ाकर रखेंगी, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी भरोसेमंद है और चीन की तुलना में कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। और माना ये जा रहा है कि कुछ ही महीनों में ऐसे ऐसे हथियार जापान तैयार कर सकता है जो चीन ने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। वैसे जापान पुराना खिलाड़ी है, वो तो शांति के लिए उसने अपनी सारी चीजों को समेट कर रखा था, पर अब एक बार फिर जापान बाहर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में अब भारत भी अपने युद्धाभ्यास कर रहा है, जो कहीं न कहीं संकेत है कि जापान के साथ अगर युद्ध होता है तो भारत भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर जापान, ताइवान और चीन के बीच किसी तरह के युद्ध शुरू होते हैं तो क्या भारत को भाग लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।